जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और एक मिनट, मुझे आपको क्या बोलना है? मतलब हम आपका पिछड़ा परिचय? वैश्य समाज का अध्यक्ष हैं और आंदोलनकारी को भी वैश्य समाज के हाँ अध्यक्ष के अध्यक्ष तौर हैं पर ना? हाँ। ठीक। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं वैश्य समाज के अध्यक्ष और आंदोलनकारी भी रहे हैं हमारे साथ रमेश कुमार साहू जी। बहुत जी स्वागत है जवाहर आपका भारत मित्र जो पे। देखिए, हुआ यूं कि बातचीत चल रही थी तो हम भी ये सोच रहे थे कि सब अपने अपने तरीके से अपने अपने राग अलाप रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण बिल क्या पास हुआ था या अब पास होने वाला था तो फेल हो गया, क्या हुआ क्या आखिरकार। और इन सब के बीच में फंस गया परिसीमन। तो भाई ये मामला है क्या? अगर विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में सपोर्ट में कह रहे हैं तो फिर तो भाई आप ठीक ठाक हैं। अगर आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया, विपक्ष की वजह से ये फेल कर गया, तब तो भाई आप गोदी मीडिया हो गए। लेकिन जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मोदी सरकार की साजिश थी, इसके जो बिल था उसकी आड़ में परिसीमन को भी पास करा लिया जाना था, तब आप आ जाते हैं चमचों की लिस्ट में। तो खैर हम पत्रकारों को ये सब सुनना पड़ता है आए दिन और हम सुन भी रहे हैं। लेकिन इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमेश जी बैठे हैं। रमेश जी, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि अगर आपकी बातों से अगर बीजेपी वाले इत्तेफाक रखते हैं तो फिर आप गोदी मीडिया हो जाते हैं, और कांग्रेस वालों से इत्तेफाक अगर आपके विचार मिल गए तो फिर आप चमचे हो जाते हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। इन कह लीजिए कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, जिसकी उदाहरण है कि ये पिछले 11 साल से सत्ता को चला रहे हैं बीजेपी वाले, और 11 साल में पहली बार इनकी ऐसी हुई है कि एक बिल इनका औंधे मुंह गिरा है। आप उसको महिला आरक्षण बिल के नाम से आप पुकारिए, मैं तो उसको बोलूंगा कि इनका बिल गिरा है, और ये बिल कहीं न कहीं महिला आरक्षण बिल के आड़ में है। इनको परिसीमन करना था। लेकिन ये बिल तो था ही नहीं ना रमेश जी। देखिए, बिल तो हम 2023 में ही वही पास कर वही चुके वही हैं। वही मैं इसीलिए लोग ये समझ क्यों नहीं रहे मैं हैं? यही बोलना चाहता हूँ। ये कथा कथित इसके आड़ में, मैंने कहा ना, इसके आड़ में देखिए, 2023 में जब आप बिल बनाए और बिल पास हो गया, उसकी नोटिफिकेशन हो गई, राष्ट्रपति महोदया ने उसको साइन कर दी, अब उसको फिर से चर्चा करने कोई मतलब नहीं है। इतना कॉमन सेंस, इतना संविधान पढ़ करके सभी लोगों को जानकारी है कि जब कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसको लागू करना है तो एक सिंगल चिट्ठी से हो सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक सिंगल नोटिफिकेशन निकाल के किया जाता है। उसके लिए स्पेशल 2 दिन का पार्लियामेंट सत्र बुला करके और चर्चा करने के क्या मतलब था? ये बिल महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। वो भी तुरंत अभी सत्र खत्म हुआ था वही तो, और वही मैं बोल चुनाव रहा के हूँ। बीच में। वही 4 राज्य में चुनाव चल रहा है, उसके बीच में स्पेशल आप 2 दिन के लिए पार्लियामेंट में बुलाते हैं और बुला करके आप डिलिमिटेशन का बिल को आपको आगे करना है, उसके सामने मुखौटा आप महिला आरक्षण बिल को रखते हैं, क्योंकि उसको आप खारिज भी नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते। इनको कुछ करना ही नहीं था। उनको ये मालूम था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो साथ साथ उसके आड़ में जो डिलिमिटेशन है, जो उसको परिसीमन बोलते हैं, वो कर देंगे। और लोग जाति जनगणना करने बोलते हैं तो जाति जनगणना तो करेंगे नहीं, वो जनगणना कर देंगे। देखिए आरती जी, ये सारा चीज मिला हुआ है और सिर्फ मिला हुआ है जाति जनगणना का। मेन मुद्दा है जाति जनगणना। ये मोदी जी को भी अब समझ में आ रहा है कि कितने दिन तक धर्म से लोगों को लड़ा लड़ा करके और वोट बैंक हासिल करेंगे, कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे पिछड़ों को। पिछड़े के वोट बैंक से वो यहाँ तक पहुंचते हैं तो कितने दिन बेवकूफ बनाएंगे। अब उनको लगता है कि अभी लोग जग चुका है, तो इनको अगर कुछ नहीं करेंगे या ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे कि मैंने तो प्रयास किया लेकिन विपक्ष वाला नहीं करने दिया, ये ऐसा सोच रहे थे। आने वाला समय में, आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, देख लीजिए उनको करारा जवाब मिल जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है इस देश में कि जैसा ये अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वैसी मीडिया दिखाती है, वैसे सारे मीडिया हाउस के ऊपर चीज करके रखे रहते हैं। विपक्ष का जो है, हजारों लाखों लोग को सामने आना चाहिए था। महिला आरक्षण बिल था तो लाखों महिलाओं को सामने आना चाहिए था और इस पर डिस्कशन करना चाहिए था। महिला आरक्षण बिल को कौन विरोध करेगा? लेकिन महिला आरक्षण बिल लाने से पहले जातीय जनगणना कराइए,
जाति जनगणना करके पिछड़ी जाति का महिलाएं, अगर आप पॉपुलेशन हमारा 60% बोलते हैं, 85% पॉपुलेशन आप बोलते हो हमारा है, तो उस 85% में मेरा हक अधिकार कितना होगा और हमारी महिलाएं का आरक्षण कितना सीट पे होगा, उसको पहले तय कीजिए, उसके बाद परिसीमन लागू कीजिए। अच्छा, ये हड़बड़ाहट किस चीज की थी? मतलब मुझे लगता है ये बहुत अजीब सा है कि जब 2029 के लिए ये सारा कुछ तैयार होना था, 2027 में आपको जनगणना के साथ डिलिमिटेशन की भी बात थी, ये सिर्फ मोटा मोटी 1-1.5 साल इंतजार का होता। अगर ये सेंसस हो जाता, जनगणना हो जाती, उसके बाद जिस आधी आबादी की लड़ाई आप सो कॉल्ड लड़ रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इस आधी आबादी की भी तो वो आबादी कितनी है ये भी तो पता चल जाता। और उस आधी आबादी में ओबीसी का हिस्सा कितना है, अगड़ी जाति का हिस्सा कितना है, वो आप जब वहां पर क्लासिफाइड हो जाएंगे तो उसके बाद तो ये और आसान हो जाएगा ना, और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो पाएगी। तो फिर ये बगैर सुनिश्चित किए ये हड़बड़ाहट किस लिए, छटपटाहट किस लिए? देखिए, ये किसी भी हालत में इनको कोई भी आरक्षण देने का जो इच्छा है ना, वो है नहीं। और आज आपको मैं बता के जा रहा हूँ आरती जी, डिलिमिटेशन करने में 2 वर्ष लगेगा। और अभी अगर डिलिमिटेशन का वो मामला नहीं आया, आप देखिए 6 महीना से पहले कोई फिर पार्लियामेंट में बिल नहीं ला सकती है, ये संवैधानिक त्रुटि है। तो अब अभी गिरा है तो 6 महीना बाद आप 6 लाएंगे। महीना बाद, हाँ। अब 6 महीना बाद लाएंगे, दैट मीन्स मुझे लगता है कि ये जो 26 है वो खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 27 में अगर आया, 2 साल से कम में डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता, उसकी भ्रमण करके उसकी सारी चीजों को देख करके हो ही नहीं सकता। लगेगा, तो ये शायद आपका 29 में भी हो कि नहीं, उस पर भी मुझे डाउट है। और जो हम लोगों ने जनगणना की बात की, वो मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, तो जातियों में चूंकि वो वोट तो ले लेंगे ओबीसी का, जय श्री राम उनसे करवा लेंगे, लेकिन उसकी कितनी वोट बैंक है, कितनी उसकी हिस्सेदारी होगी, उसकी तो बात करेंगे नहीं। तो मेरा तो 2 लाइन में मांग करना है कि अब आप कुछ भी राजनीति प्रयोग आप करना और करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाति जनगणना कीजिए। अभी रही बात कि आप इस समय क्यों लाना पड़ा, आप जानती हैं देश का 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, ये मालूम है, और बीजेपी का लंगोट कैसे ढीला हुआ है ये उनको पता है। बीजेपी अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी बोलती है ना, उनको सब मालूम है कि मेरे पैर तले जमीन कैसे खिसक रही है। वो अब उनको गिनती के दिन 3 मेरे को पता भी चल जाएगा। तो अब जब उनको ये लग रहा है तो उनको ये लगा ना कि बंगाल की महिलाएं जो है ना बहुत पढ़ी लिखी, बहुत जागरूक हैं, और इसी बीच में महिला आरक्षण बिल को मैं लाऊंगा, और ला करके हो गया तो मेरी वाह वाह, और ना भी हुई तो मेरी वाह वाह, क्योंकि मैं तो ये बोल दूंगा कि विपक्ष ने करने नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य यही है, फिर मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का लोग में ये नैरेटिव सेट कर नहीं पाते हैं। मेरे ऐसा अदना सा आदमी अगर ये बात बोल रहा है तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो विपक्ष के हर पार्टियों में इतने बड़े बड़े पोस्ट में हैं, महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में, उनको तो रोड पे आना चाहिए था, उनको तो सोशल मीडिया में आना चाहिए, उनको तो मीडिया पे आना चाहिए था। ये तो मैं कहीं देखता नहीं हूँ। लेकिन ये बात भी पक्का है कि आप लोगों को ऐसे समझ सकते हैं क्या कि लोगों में जानकारी का अभाव है, लोग समझ नहीं रहे चीजों को कि क्या होने वाला था और किस चीज के लिए इस बिल को लाया गया था, ये अमेंडमेंट बिल, संशोधन बिल लाया गया था। थोड़ी सी जानकारी कम रही लोगों को, जानकारी होती तो शायद चीजें अगर पब्लिक डोमेन में होती तो लोग अच्छे से समझ पाते। देखिए, महिला आरक्षण बिल से फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है महिलाओं को होगा, और महिला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किनका है? तो 85% पॉपुलेशन अगर आप कहते हैं कि 15% जनरल को माइनस कर दीजिए तो है, और उसमें अगर आदिवासी और शेड्यूल कास्ट को माइनस कर दीजिए तो लगभग 60% के आसपास ओबीसी का आबादी है, और ओबीसी को ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ओबीसी का जो लोग है ना, वो इस मामले में थोड़ी क्या बहुत पिछड़ेपन में है, उनको बहुत कम जानकारी है, बहुत कम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन मेरे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे देश में बहुत लोग हैं जो इस चीज को मुखर तौर से हर दिन लड़ते आए हैं, बोलते हैं, रोड सड़क से सदन तक लड़ते हैं। तो ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको तो महिला आरक्षण बिल लाना था मोदी जी को, तो इसके तो पहले इतनी प्रचार प्रसार करनी चाहिए था, इतने लोगों को जागरूक करना चाहिए था। और अगर सही मायने में महिलाओं को आरक्षण देना तो वो जो खेत में महिलाएं काम कर रही उनको जागरूक करना था ना। ये आप शहर में बैठे बैठे एक आईएएस की वाइफ हैं,
एक सांसद की पत्नी है, उनकी बहू है, नहीं, आप उनको कितना आप उन्होंने जागरूक, नाम तो जरूर दिया, नारी शक्ति वंदन। तो वो नारी शक्ति वंदन जो नाम दिया ना, वो उतने ही दूर के लिए दिया जो मीडिया में आ रही है, जो किसी की पत्नी है, जो सांसद है, कोई आईएएस की पत्नी है, कोई शहर में बैठी हुई टीचर है, उतने ही लोगों को नाम दिया ना। उस गांव में खेत में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो दिन भर मेहनत करती हैं, उनके उनके बारे में कौन बात करेगा? वो बेचारी जो है किसी तरह से 9th पास हैं, 12th पास हैं, उनका इतना समय ही नहीं, घर से काम करने से इतना आप समय नहीं लिटरेसी मिलता। की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं जो साक्षर होंगी, जो पढ़ी लिखी होंगी, जो चीजों को समझेंगी, वो आगे तक जा पाएंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो। पप्पू यादव का बयान सुना है या नहीं सुना है? नहीं, पप्पू यादव का मैं बयान, इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि ये भी एक जनप्रतिनिधि हैं, और कोई जनप्रतिनिधि अगर महिलाओं के बारे में ऐसी बात करता है जिनकी पत्नी खुद सांसद रही, आप सोचिए कि अगर वो शख्स इस तरह के बयान दे रहा है तो कैसे आप ये मतलब उनकी मंशा पर कैसे नहीं आप सवाल खड़े करेंगे कि वाकई लोग चाहते हैं कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे वो 3% हो या 33% हो। देखिए, पप्पू यादव जी का जो बयान मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना, मेरे को तो लगता है मैं उनसे बहुत अदना सा नेता हूँ। नहीं, उनको तो माफी मांगना ऐसी चाहिए। बयानबाजी करके नहीं, वो नहीं, उन्होंने खुद को इतना नीचे बहुत गिरा लिया है मेरे ना। मेरे नजर में उन्होंने हाँ। बहुत गलत बोला। उनको तो सबसे पहले नारी वंदना जो आप कह रही हैं, उसके तहत उनको माफी मांगना चाहिए और ये समझना चाहिए उनकी भी जो पत्नी है वो भी आज के दिन में सांसद हैं। तो जो किसी एमएलए एमपी के जो पत्नी या बच्चे परिवार बनते हैं तो ऐसे लोग ही आगे बढ़ेंगे ना, सिर्फ। हाँ, हाँ? सिर्फ वही लोग आगे मतलब बढ़ेंगे। अगर आप अगर अच्छे वर्ग से आ रहे हैं, आपकी पत्नी अगर सांसद है, विधायक हैं, तो वो आप आ सकते हैं, लेकिन सेंसस में अगर ओबीसी की महिलाएं ज्यादा आ जाती है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं की आबादी ज्यादा होती है, तब आपको अगर उनमें से चुनकर आएंगी तो शायद आप जैसे नेताओं को दिक्कत होगी। दिक्कत होगी। इसलिए मैं उस मैटर पे मैं बोलना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी को तुरंत माफी मांगना चाहिए जनता से और ये ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मैं उस बयान का खंडन करता हूँ। चलिए, आखिर में एक चीज जरूर पूछूंगी कि अगर ये जो अमेंडमेंट बिल था इसके साथ परिसीमन को भी लाया जाना था, चलिए अब तो वो दोनों चीजें हो गई, लेकिन बिना सेंसस के इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रह जाएंगे? कोई मायने नहीं रह जाएगा। देखिए, अगर बीजेपी का नीति नियत साफ था ना, तो महिला आरक्षण बिल गिर गया था, उसी के बाद 2 मिनट के बाद में आपको ले आना था, चाहे कास्ट सेंसस ले आना था, उसी दिन हो गया था पास। उनको ले आना था, तुरंत परिसीमन का बिल हो जाना था। आप जनता को बेवकूफ बना के 2 दिन पार्लियामेंट का सेशन बुलाए, 1 दिन पार्लियामेंट चलाने में इतना रुपया खर्च होता है टैक्स पेयरों का, उसका क्या बेनिफिट हुआ? महिला आरक्षण बिल आपका गिर गया ना, वो दोनों बिल तो गिरा नहीं, उसको आपने क्यों नहीं पेश किया ले लिया और आपस क्यों ले लिया? और आप 6 महीना से पहले वो बिल ला नहीं सकते हो, आपका नियत में खोट है। अगर हो सकता है 2029 में भी ये ना हो तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोग इतना बेवकूफ रह नहीं गए। आज ना कल लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, मोदी जी को और विपक्ष को, नेता को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब आप ये तय कर लीजिए कि किसने किसके हक में क्या किया है, क्योंकि भाई हमें जो बोलना था वो तो हम बोल चुके हैं और इसके हिसाब से हम जज भी किए जाते हैं कि हम गोदी मीडिया हैं या फिर हम किसी के चमचे हैं या फिर हम किसी के पार्टी प्रवक्ता हैं। आप क्या हैं और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। देखते रहिए भारत मित्र। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार, जोहार।